एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ लड़की होने का प्रूफ नहीं देना होता, यहाँ केपेबल होना होता है। कंफर्ट को छोड़कर करेज को चूज करना होता है। यूनिफॉर्म पहनते ही जेंडर नहीं दिखता है तो सिर्फ डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और जुनून अपने देश के लिए। एनडीए 12th के बाद ही बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ऑफिसर बनने की। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम यामिनी है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे गर्ल्स अपनी प्रिपरेशन क्लास 9 से ही स्टार्ट कर सकती हैं, कैसे वो अर्ली स्टेज से ही अपनी एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि आपको क्यों क्लास 9 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्यों आपको इतनी अर्ली स्टेज से ही अपना बेस बिल्डअप करना है एनडीए के लिए। वाई क्लास 9th? वो इसलिए क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत हाई है। जहां आप देखेंगे लड़कों की सीट 370 है, वहीं लड़कियों की सीट सिर्फ 24, अप्रॉक्सीमेटली 24। तो आपका कंपटीशन हाई होने की वजह से आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इसलिए आप क्लास 9 से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें और अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंड पॉइंट, एनडीए आपको परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करता है। परमानेंट कमीशन, जहां सीडीएस और एफकैट जैसी एंट्रीज में गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी तो मिलती है बट शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है, वहीं एनडीए आपको परमानेंट कमीशन प्रोवाइड करता है, यानी कि आप अपने देश के लिए 60 साल तक सर्व कर सकती हैं। इसीलिए परमानेंट कमीशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्यों एनडीए चूज करें। नेक्स्ट, अगर आप अर्ली प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एडवांटेज होती है रिटन की भी और एसएसबी की भी। एडवांटेज कैसे? एनसीईआरटी तो क्लियर करते ही हैं, साथ में एनडीए लेवल का भी आप पढ़ते हैं, इसलिए आप रिटन में भी फ्लुएंट हो जाते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी को भी इतना डेवलप करते हैं कि आप एसएसबी में भी फ्लुएंट हो जाते हैं। इसीलिए अर्ली प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी एनडीए की जर्नी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्लास 9-10 से ही आप अपना फाउंडेशन ईयर बनाते हैं एनडीए के रिटन एग्जाम का। एनसीईआरटी तो आप पूरी कवर करते ही हैं 9th और 10th की, जो आपको पूरी थॉरो रीड करनी होती है, यानी कि अच्छे से पढ़नी होती है। इसीलिए 9th और 10th से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका एनसीईआरटी का लेवल अच्छे से बिल्डअप हो जाता है, जो कि आपके एग्जाम का सिलेबस भी है। इसीलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आप अपना बेस बना पाएंगे, उतने अच्छे आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट, गैट जो कि जर्नल एबिलिटी टेस्ट है, उसके कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आते हैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से, यानी कि जो आपकी जर्नल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली आपकी बुक्स से ही आ रहे हैं, जो आप 9-10th में पढ़ेंगे। जैसे आप साइंस की पढ़ रहे हैं, आप एसएसटी की पढ़ रहे हैं, ये सारी ही बुक्स के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाते हैं आपके एनडीए लेवल के क्वेश्चंस। इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, रिटन एग्जामिनेशन में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स फिल्टर आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो कि बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए अलग है, यानी कि लास्ट ईयर से ही दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग अलग है, क्योंकि सीट्स का रेशियो भी दोनों के लिए अलग अलग है। इसीलिए एक गर्ल कैंडिडेट को एक बॉय कैंडिडेट से ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। तो आप मानिए कि अगर आप अपना टारगेट 400 तक लेके चलेंगे तो आपका रिटन क्लियर होगा, उसके बाद ही आप एसएसबी दे पाएंगे, अदरवाइज आप यहीं रह जाएंगे, आप रिटन की ही प्रिपरेशन करते रह जाएंगे। इसीलिए क्लास 9 से स्टार्ट करेंगे तो आप अपना 400 वाला बेंचमार्क भी क्लियर कर पाएंगे। जैसे ही आप अपना 400 वाला रिटन का बेंचमार्क क्लियर करते हैं तो आप अपनी एसएसबी का वेट करते हैं, आप एसएसबी के लिए जाने के लिए वेट करते हैं। एसएसबी सेलेक्ट्स ऑफिसर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सिर्फ वो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि वो आपकी पर्सनालिटी देखेंगे कि आप एक ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं हो। इसीलिए क्लास 9 से ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी और अपना पूरा बेस बनाना होगा कि यस यू आर मेड टू बी एन ऑफिसर। नेक्स्ट, क्यों क्लास 9th आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और फाउंडेशन ईयर हो जाता है आपकी एनडीए की प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि यहाँ पर आप एनडीए एग्जाम को समझ रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि क्लास 9th में कैसे आप एनडीए का सिलेबस अपनी क्लासेस से मैच करके अकॉर्डिंगली पढ़ पाएंगे। एकेडमिक्स,
आप जब एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि मैंने पहले भी आपकी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करा था कि सिलेबस आता है। तो गैट में मोस्टली सिलेबस जो आपका होता है वो 9th और 10th की एनसीईआरटी का होता है। इसलिए यहाँ पर आप अपनी साइंस के फंडामेंटल्स क्लियर कर लेंगे और अपनी एसएसटी के फंडामेंटल क्लियर कर लेंगे, ताकि ये आपको आगे जाके हेल्प करे एनडीए लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। सेम तरीके से एनसीईआरटी जो आप मैथ्स पढ़ेंगे उसको पढ़ के आप अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, आप अपने फॉर्मूलाज क्लियर करेंगे, ताकि आप हायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएं। वहीं अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। इंग्लिश आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं आपके स्कूलिंग में, यानी कि 9th और 10th क्लास में, 11th और 12th में भी आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर का जिंक्स आपको दिया जाता है, बट आपको इसके लिए एडिशनल प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी होती है, अपने पार्ट ऑफ स्पीच स्ट्रॉन्ग करने होते हैं, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी होती है। इसीलिए आप यहाँ पर टाइम दें अपनी इंग्लिश को भी। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश अच्छे से समझ जाएंगे तो ये आप ही के लिए हेल्पफुल होगा आपके रिटन एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपका एसएसबी फाउंडेशन। एसएसबी फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपको एसएसबी के बारे में समझना है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि एसएसबी क्या है, कैसे आप एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ डाल सकते हैं। यही है पूरा एसएसबी, जहाँ पर आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखते हैं। आप पूरा एसएसबी तो नहीं समझ पाएंगे क्लास 9th में, बट हाँ उसके बहुत छोटे छोटे स्टेजेस होते हैं, यानी कि बहुत छोटी सी चीज़ भी एसएसबी में बहुत मैटर करती है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, टेकिंग लीडरशिप रोल्स इन स्कूल, कम्युनिकेशन क्लियरिटी। यही सारी चीज़ें एसएसबी में हेल्प करती है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या होते हैं, साइकोलॉजी कैसी होती है, जीटीओ कैसा होता है, पर्सनल इंटरव्यू में कैसे आपकी कम्युनिकेशन हेल्प करेगी, जीडी में कैसी आपकी कम्युनिकेशन हेल्प करेगी, कैसे पब्लिक स्पीकिंग आपकी जीटीओ में हेल्प करेगी। तो यही सारी चीज़ें होती है हमारी एसएसबी में, इसीलिए हमने इसको एसएसबी फाउंडेशन नाम दिया है। यहाँ पर आप एसएसबी को समझ के उसकी नींव तैयार कर रहे होते हैं फर्दर एनडीए के एग्जाम के लिए, एनडीए की एसएसबी के लिए। नेक्स्ट, फिजिकल प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि एसएसबी में जीटीओ होता है, जीटीओ में कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपके फिजिकल एंड्योरेंस से रिलेटेड होते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना होता है अपनी फिजिकल प्रिपरेशन पर, जहाँ पर आप 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएं अपना स्पोर्ट्स में, पीछे ना रहें, सिर्फ किताबों में पढ़ते ना रहे, अपने आप को फिजिकली भी फिट रखें। इसीलिए एनडीए पूरा एग्जाम आपका जो है वो मेंटल का भी है और फिजिकल चैलेंज का भी है। ये आपको दोनों ही चैलेंजेस आपके सामने रखता है कि आप मेंटली कैसे स्ट्रांग बन पाएंगे और आप फिजिकली कैसे स्ट्रांग बन पाएंगे। इसीलिए आपको दोनों चीज़ों का ध्यान देना है। नेक्स्ट, क्लास 10th आपका होगा डिसिप्लिन का और कंसोलिडेशन का, यानी कि आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, साथ ही में आप अपनी सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे। कंसोलिडेट करने का मतलब है साथ में लेकर आएंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसीलिए क्लास 10th भी आपके लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी क्लास 9th थी। यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है, इसीलिए आप एकेडमिक पर जब फोकस करेंगे, आप फोकस कीजिए अपने बोर्ड प्रिपरेशन पर, साथ ही में अपने एनडीए लेवल की प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आप एनसीईआरटी में साइंस और सोशल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान में रख सकते हैं जो एनडीए लेवल पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन आपके बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगी और आपकी एनडीए के लिए भी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर अपने बोर्ड्स को भी ना हल्के में ले, ना अपनी एनडीए की प्रिपरेशन हल्के में लें, दोनों को ही साथ में लेके चलें। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी एसएसबी डेवलपमेंट की, जहाँ क्लास 9th में आप समझ रहे थे एसएसबी के बारे में, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करेंगे जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस आप करना स्टार्ट कर देंगे, इंटरैक्शन करना आप स्टार्ट कर देंगे, लॉजिकल थिंकिंग की आप एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देंगे और अपने थॉट्स में क्लियरिटी लाना चालू करेंगे। यानी कि आप थोड़े बहुत डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, आप अपनी लॉजिकल थिंकिंग पे वर्क करेंगे, आप अपने ग्रुप में मर्ज होने वाली स्किल पे वर्क करेंगे। यही सारा एसएसबी के लिए आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपका साइक में, जीटीओ में, पर्सनल इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है आपका फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग जैसे आप क्लास 9th में कर रहे थे,
इसी को थोड़ा सा बिल्डअप कर देंगे, यानी कि आप 2 से 3 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट करेंगे, जहां आप 1 से 2 किलोमीटर कर रहे थे, यहाँ आप 2 से 3 किलोमीटर रनिंग। बेसिक स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज, अपने कोर की एक्सरसाइज, अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करना और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना, क्योंकि बॉडी भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी मेंटल एबिलिटी है। नेक्स्ट है आपका क्लास 11th। क्लास 11th में आप स्ट्रीम चूज करके अपने बेस को तैयार कर चुके होते हैं। अब आप उस बेस को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, यानी कि उसको और मजबूत कर रहे होते हैं। इसीलिए क्लास 11th आपके लिए एक सीरियस प्रिपरेशन ईयर हो जाता है, जहां पर आपका की फोकस होता है एनडीए की तरफ। यहाँ पर आप एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, स्पेशली मैथ्स के ऊपर। अगर आप हमारे एनडीए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, क्लास 9th या फिर क्लास 11th वाले, दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो एनडीए के मैथ्स के ऊपर हमारा की फोकस होता है। बच्चा दिन में 4 से 5 घंटे मैथ्स पढ़ रहा होता है, अपने थॉट्स में क्लियरिटी ला रहा होता है और अपनी टाइमिंग, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंक्रीज कर रहा होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड जीएटी की प्रिपरेशन करनी होती है। स्ट्रक्चर्ड कैसे? स्ट्रक्चर्ड ऐसे कि आपको अपने टॉपिक्स सम अप करने होते हैं, अपने टॉपिक्स को अकॉर्डिंगली पढ़ना होता है, कोरिलेट करके। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और मंथली मॉक टेस्ट होते हैं आपके जीएटी के, यानी कि जो आप 9th-10th पे अपने साइंस और सोशल स्टडीज का बेस क्लियर करके आ रहे हैं, उन्हीं के मंथली मॉक टेस्ट आप लगाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए ये आपका एकेडमिक फोकस इम्पॉर्टेंट हो गया पूरा, किसके हिसाब से? जीएटी के हिसाब से भी और मैथ्स के हिसाब से भी। नेक्स्ट, एसएसबी फोकस। अब हम यहाँ पे फोकस हो जाते हैं, जहाँ पे हम 9th-10th में समझ रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वहीं 11th पे हमारा टारगेट पूरा चला जाता है एसएसबी की तरफ। यानी कि अब आप एसएसबी की तरफ की फोकस करेंगे, अब आप समझेंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। पहली चीज़, लेक्चरेट प्रैक्टिस आपके टॉपिक्स होते हैं जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के। इसीलिए लेक्चरेट टॉपिक्स जब आप लेंगे तो आप इसमें बोलना सीखेंगे, साथ ही में अपना कंटेंट बिल्डअप करना सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका सिचुएशन रिएक्शन डिसीजन। जब आप लॉजिकल थिंकिंग सीख रहे थे क्लास 10th में, यहाँ पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए क्लास 11th में आप एसआरटी की बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, जो कि एसएसबी में एक साइकोलॉजी टेस्ट है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप एक्सपोजर एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ चीज़ों में आपको डिसीजन भी लेना होगा ऑन ग्राउंड और उन डिसीजन को परफॉर्म भी करना होगा अपनी टीम के साथ। यही है आपका लीडरशिप एक्सपोजर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे, यानी कि कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप वर्क करते हैं, कैसे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपको हेल्प करेगी, कैसे आपकी डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प करेगी ऑन ग्राउंड। यही सब है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आपने यहाँ पे समझा कि एसएसबी एक पूरा मिक्सचर हो गया आपकी फिजिकल एबिलिटी का और आपकी मेंटल एबिलिटी का, जो कि आपको ऑन ग्राउंड दिखानी होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके ध्यान में रखनी होती है। इसीलिए अगर आप अर्ली स्टेज पर ही इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो आगे जाके आप इन चीज़ों को इनहैबिट कर लेते हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती कोई चीज़ क्लियर करने में। इसीलिए बेस क्लियर होगा तो आप अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करके दिखा पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्लास 12th है आपका सिलेक्शन मोड, यानी कि क्लास 12th के मिड में, यानी कि सितंबर में ही आप अपने एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। जब आप एनडीए का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं तो मैंडेटरी है कि आप अपने एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करें, साथ ही में अपने एनडीए लेवल का भी सिलेबस कंप्लीट करें। इसीलिए आपकी यहाँ पर अब स्ट्रैटेजीज बनना स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप अपनी रिटर्न की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जहाँ पर आप अपनी 12th का सिलेबस पहले कंप्लीट करते हैं, फिर अपना पूरा रिविजन करते हैं। 9th, 10th, 11th का पूरा रिविजन आप करते हैं और आप यहाँ पर PYQ सॉल्व करने लगते हैं, अपने मॉक टेस्ट देने लगते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप पूरी की पूरी रिटन की स्ट्रैटेजी को अटेम्प्ट करते हैं और अपना रिटन के लिए तैयारी करते हैं। अब है आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन। यहाँ पर आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, यानी कि आपको पर्टिकुलर टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी टेस्ट।
साइकोलॉजी टेस्ट की अवेयरनेस आपको होना इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं साइकोलॉजी में भी। कहीं आप वर्ड से रिलेटेड कुछ लिख रहे होते हैं, कहीं पे आप सिचुएशन से रिएक्ट कर रहे होते हैं, कहीं पर आप पिक्चर्स देख के लिख रहे होते हैं, कहीं पे आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी टेस्ट की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है जीटीओ टास्क को समझना। जीटीओ टास्क को समझना क्यों? क्योंकि वहां पर आप एक ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ग्रुप में मर्ज होना आना चाहिए, ग्रुप में बोलना आना चाहिए, ग्रुप को लीड करना आना चाहिए। यही सारी चीजें आप क्लास 12th में क्लियर करते जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरव्यू प्रैक्टिस। इंटरव्यू प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आप 1-on-1 करते हैं ऑफिसर के साथ, इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल जब आप अपनी डेवलप करते हैं, जैसे कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, वोकैब पढ़ रहे हैं रिटन में, वही सेम चीज़ आपको इंटरव्यू में हेल्प करती है। चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है और चॉइस ऑफ सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको कोई सिचुएशन दे रहा है, और आप कैसे बोल रहे हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं और आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें आपकी फोकस होती है क्लास 12th में। लास्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि अब यहाँ पर वही जहाँ पर आप क्लास 11th में रनिंग कर रहे थे 3 से 4, उसको इंक्रीज करके आप यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर रनिंग कर दीजिए। स्टैमिना और एंड्योरेंस पे ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर दीजिए। धीरे धीरे एक एक स्टेप आप फॉरवर्ड लेते जाइए और अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको यकीन हो जाए, यस आई एम गोइंग टू बी एन ऑफिसर दिस ईयर। इसीलिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। अब बात करते हैं कि क्यों आपको एसएसबी की प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी है। आप चाहते तो आप 12th के बाद भी कर सकते थे, आप 11th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते थे मिड में, या फिर 12th में स्टार्ट कर सकते थे। क्यों आपको इतनी अर्ली स्टेज में ही एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? क्योंकि बहुत सारे की फैक्टर्स मैटर करते हैं यहाँ पर। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी मेंटल एबिलिटी हो गई, इमोशनल स्टेबिलिटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया। यही सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। एक रात में तो डेवलप नहीं होती, टाइम लगता है। इसीलिए इतने साल आपको लगेंगे आपकी क्वालिटीज़ डेवलप करने में, जो आप बिल्डअप करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप ढंग से बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे, फॉर्मल वे में अपनी कम्युनिकेशन को रखेंगे, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। हर इंटरव्यू में वो आपको हेल्प करेगा, आप ही की पर्सनालिटी को वो बहुत डेवलप करके रखेगा और अच्छे से आप स्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जब आप डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इससे आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, यानी कि आपको समझ में आने लगता है कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे और आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप एक गर्ल एस्पिरेंट है तो आपके इमोशंस को इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन्हीं स्टेजेस पे टेस्ट कर सकता है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स और फैमिली में आपका कैसा रिलेशन है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है, वही सब इमोशनल स्टेबिलिटी कवर करता है। इसीलिए आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप एंड टीम स्पिरिट। जैसा कि मैंने बताया, जीटीओ में आप एक ग्रुप के साथ टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहीं पर काम आता है आपकी लीडरशिप और टीम स्पिरिट, यानी कि आप टीम को कैसे जज्बा देते हैं, आप टीम के कैसे साथ चलते हैं, आप टीम को कैसे साथ लेकर चलते हैं। सारी ही चीज़ हमारी लीडरशिप और टीम स्पिरिट में आती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप कम्युनिकेट भी नहीं ठीक से कर पाओगे, आप अपनी स्टेबिलिटी भी ठीक से नहीं मैनेज कर पाओगे। इसीलिए कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की, यानी कि कॉन्फिडेंस ही की है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का, इंटरैक्शन स्किल का, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी स्किल का। कॉन्फिडेंस है तो आप कॉन्फिडेंटली अपने चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे और अपने इमोशंस को या अपने आंसर को अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा जब एक एस्पिरेंट क्लास 9 से परफॉर्म कर रहा है अपने एनडीए के लिए और एक एस्पिरेंट 12th के बाद स्टार्ट कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि क्लास 9 से जिस बच्चे ने स्टार्ट किया है वो अपना पूरा बेस बिल्डअप करता जा रहा है, यानी कि उसने अपने बेस को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो पहले ही अटेम्प्ट में अपना रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि उसके पूरा का पूरा उसका बेस लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नेचुरली होगा,
क्योंकि 4 साल से वो बच्चा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होता चला जाएगा। फिटनेस डेवलपमेंट, यहाँ लड़कियां ध्यान रखें कि आप अपने फिटनेस को लाइटली ना लें, अपनी फिटनेस के ऊपर भी इक्वल ही ध्यान रखें। जहां आप रिटन में अच्छा स्कोर करेंगी, वहीं आप अपने फिटनेस पे भी अगर ध्यान रखेंगी तो आप अपने एसएसबी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसीलिए फिटनेस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आप दें। और काम परफॉर्मेंस इन एसएसबी, जो बच्चा क्लास 9 से प्रिपेयर कर रहा है वो बहुत काम होगा, कंपोज्ड होगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम तरीके से अपने डिसीजंस लेगा और अपने डिसीजन के ऊपर वो क्लियर होगा। इसलिए क्लास 9 से जो बच्चा प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है वो इन्हीं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने अंदर ढाल लेता है और इन्हीं सारी क्वालिटीज़ में वो पास होता चला जाता है, तो ईजिली वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए क्लियर कर लेता है। नेक्स्ट है लेट स्टार्टर का। जब जो बच्चा क्लास 12th में ही स्टार्ट कर रहा है वो शुरू से शुरू करेगा, यानी कि जहां आप क्लास 9th में अपना बेस तैयार करते करते क्लास 12 तक पहुंचे हैं, 12th का बच्चा वापस क्लास 9th की बुक्स उठा के अपना बेस तैयार करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए उसका फाउंडेशन वीक होगा, इसीलिए वो अनस्ट्रक्चर्ड वे से तैयारी करेगा और उसका कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल होगा। कॉन्फिडेंस आर्टिफिशियल इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों में ही आप अपना कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल या इंटरेक्शन स्किल्स नहीं डेवलप कर सकते, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को, इसीलिए वो आर्टिफिशियल साउंड करेगा, वो बीच बीच में अटक भी सकता है और एकदम से अगर उसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग या उसकी लॉजिकल थिंकिंग भी काम करना बंद करेगी। नेक्स्ट है ओवर थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा सोचेगा अपने डिसीजन के बारे में। जहाँ 9th का बच्चा ऑलरेडी सीख के आया है कि कैसे सिचुएशन में उसे रिएक्ट करना है, वहीं यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके पास सिचुएशन ही कैसी है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेस ही क्लियर होता चला जाएगा। आप एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे जो एक ऑफिसर लाइक पर्सनालिटी होगी, यानी कि यू आर मेड टू बी एन ऑफिसर। नाउ दिस इज द स्पेशल मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स एस्पिरेंट आउट देयर। आप लड़कियां सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हैं, आप अपनी आइडेंटिटी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं, यानी कि आप अपनी पहचान बनाने के लिए ये एनडीए का एग्जाम प्रिपेयर कर रही हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ इस एग्जाम को दीजिए और दिखाइए कि आपका लड़की होना और लड़की होके आर्मी में होना कितने गर्व की बात है, आपके लिए भी और आपके माँ बाप के लिए भी। यहाँ पर आप जब कंपटीशन की बात करेंगे तो कंपटीशन हाई है। आप देखिए, लड़कों को 370 सीटें हैं, लड़कियों को सिर्फ 24, पर आपको गर्व होना चाहिए कि आप उन 24 सीटों के लिए भी कॉम्पीट कर रही हैं और कॉम्पीट करके ये दिखा रही हैं कि हाँ, मैं भी एनडीए जैसा एग्जाम क्लियर करके मैं भी एक ऑफिसर बन सकती हूँ। आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर जगह मेल डोमिनेटेड फील्ड में भी मैं अपने आप को एक अलग पहचान दूंगी। इसीलिए आप एनडीए की तैयारी कर रही हैं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए और यही कॉन्फिडेंस आप डेली बिल्डअप करती हैं। डेली आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगी और डेली आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आप में वो जिंक्स है, आप में वो चीज़ है जो आपको ऑफिसर बना सकती है। नेक्स्ट है फिटनेस। फिटनेस पे ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा कि फिटनेस को लाइटली ना लें, लड़की होकर तो बिल्कुल नहीं। आपको भी पुशअप करने आने चाहिए, आपको भी पुलअप करने आने चाहिए। इसीलिए आप अपने कोर को बिल्डअप करें, आप अपनी स्टैमिना को बिल्डअप करें, आप अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें। उसी तरह लीडरशिप भी आपकी बहुत अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लीडरशिप भी यही देखता है। एक लीडर लड़का हो या लड़की हो मायने नहीं रखता, बस उसके डिसीजंस कैसे हैं, वो कैसे अपने ग्रुप में अपने आप को लेकर चल रहा है, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो सबको एड्रेस कर रहा है। वो चीज़ें अगर आप अर्ली स्टेज में ही दिखा देंगे तो यू कैन बी अ गुड लीडर एज वेल, एंड आई नो you all will be a good leader and I know you will follow the qualities that a leader should have। यानी कि आप लीडरशिप वाली क्वालिटीज को भी टिक मार्क करती जा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल मैसेज कि आप 4 साल ही क्यों दें, क्योंकि आप 1 साल में एक एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे रिटन, बट आप इन 4 साल में अपने आप को ऑफिसर बना लेंगे। यानी कि सिर्फ रिटन नहीं, आप वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर रखेंगे जो एक ऑफिसर को चाहिए होती है, जो चाहिए एक बच्चे को एक ऑफिसर में तब्दील करने के लिए। यही सारी क्वालिटीज़ आप क्लास 9th से बिल्डअप करें, 9th में स्टार्ट करें, 10th में डिसिप्लिन रहें,
11th में अपने NCERT और एग्ज़ाम को क्लियर करके रखें। 12th के मिड में ही आप अपनी गोल्स को अचीव करें, यानी कि सिर्फ अपने 17 या 16.5 साल की उम्र तक ही आप अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडिंग कैंडिडेट बता सकते हैं, यानी कि आप इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो यही इम्पॉर्टेंट है एक NDA एस्पिरेंट में कि वो हमेशा डिसिप्लिन्ड होता है, करेज के साथ होता है और सबको साथ लेकर चलता है। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, आपको पूरा रोड मैप समझाने की। आई होप कि आपको ये सारा रोड मैप समझ में आया हो। और हाँ, अगर आप इसे स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चा सारी डेली रूटीन एक स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो करता है टिल क्लास 12th, ताकि वो अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही NDA क्लियर कर पाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, and start preparing for your exam. Thank you and all the best.